नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जोशीमठ में क्या हुआ है, आप तस्वीरें देख चुके होंगे, आप वीडियोस देख चुके होंगे और किस तरह का हाहाकार वहां मचा हुआ है। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई से जो घर बनाए थे वो पूरे के पूरे घर धसक गए, उनमें दरारें आ गई हैं, खेतों में टुकड़े हो गए हैं। दरारें आने के कारण खेत एक के बाद एक, और कुछ पता नहीं कब कल किसके घर का क्या होगा, और इसके कारण वहाँ अनिश्चय में आ गया है भविष्य वहाँ के लोगों का। और अब स्थिति ये है कि बहुत सारा मीडिया में एक माहौल बना, तो सरकार ने पहले कहा कि भाई 6 महीने, उत्तराखंड की जो सरकार है उत्तराखंड की, कि 6 महीने में हम आपको 6 महीने का किराया हम आपको दे देंगे, आप घर छोड़ के चले जाइए, जहाँ जाना है, पुनर्वास करना है वगैरह वगैरह। उसके बाद में उनको समझ में आया 6 महीने के किराए से समस्या हल थोड़ी होगी, तो अब उनको सुरक्षित स्थानों पे वहाँ से खाली करा के ले जाया जा रहा है जो लोग शहर में रहते हैं। अब बात जो है यहाँ से शुरू होती है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरल तरीके से, सरल उदाहरण से, कि ये पूरा मामला है क्या, ये मामला कितना खतरनाक है और आने वाले समय की आहट क्या है, और इसका भारत के ऊपर, भारत पूरे देश पे इसका असर पड़ेगा। सिर्फ वहाँ जोशीमठ पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ हिमालय पे नहीं पड़ेगा, ये पूरे देश का मसला है। किस तरह से है, इस सब को समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। नॉकिंग न्यूज़ के 1 मिलियन सब्सक्राइबर अपेक्षित हैं इस महीने के अंत तक। उसमें आप योगदान दे सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अपने दोस्तों को भी सिफारिश कर दें, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको भी समय समय पे वीडियो मिलने लगेंगे। जोशीमठ में हो ये रहा है कि लोगों के मकान दरकते जा रहे हैं। दरकते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जोशीमठ एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जिसके पांव के नीचे की ज़मीन बहुत ठोस नहीं है। आप ऐसे समझें कि एक बहुत बड़ा जब ग्लेशियर, बर्फ़ की नदी एक से एक जगह, कहीं एक से दूसरी जगह खिसकती है, पिघल के नीचे आती है, तो जब वो बर्फ़ खिसक रही होती है तो उसके नीचे रेत का एक पूरा का पूरा, मिट्टी का, कंक्रीट का, बड़े बड़े बोल्डर्स का, मकानों के आकार के भी बोल्डर्स का एक नीचे नीचे भू स्ट्रक्चर चलता है। ग्लेशियर पिघल जाते हैं और वो रह जाता है। और सरल करें तो अभी करेंगे इसमें आगे, उस तरह के स्ट्रक्चर पे जोशीमठ बना हुआ। जोशीमठ बहुत पुराना शहर है, उसका जो धार्मिक महत्व है वो इस तरह से है कि जब सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो बद्रीनाथ में जो भगवान बैठे हुए हैं उनको वहाँ से जोशीमठ में ले आया जाता है, और इन सर्दी के 4 महीनों में वो जोशीमठ में ही रहते हैं। शंकराचार्य ने जो देश में 4 मठ बनाए थे उनमें से एक जोशीमठ था। इसका बड़ा पुराना महत्व है शहर का। तो ये तो एक इसका सांस्कृतिक महत्व हुआ, शहर का धार्मिक महत्व हुआ। अब सरकार कोई महत्व देखती नहीं है, वरना टिहरी आज बांध के अंदर क्यों डूबा होता, तमाम विरोध के बावजूद, लोगों की आवाज़ों के बावजूद। हरसूद का भी यही हाल हुआ मध्य प्रदेश के। तो हुआ यह है कि जो वो पहाड़ से जो आई है पूरी की पूरी गिट्टी, रेत, मुरम, बोल्डर, उनसे ये ज़मीन बनी हुई है। अब इस ज़मीन के ऊपर, अब आता हूँ सरल उदाहरण पे। आपके घर में जब कंस्ट्रक्शन होता है, आपके घर में मकान बनता है, तो आपके पास कुछ बालू आती है, कुछ रेत आती है, कुछ गिट्टियाँ आती हैं। वो जब बाज़ार से जो सामान आता है, बाज़ार से जब सप्लायर सामान लेके आता है, तो आपके घर के बाहर कहीं पे एक जगह उसको उंडेल देता है। अब वो जो रेत होती है ना, जब उसका ढेर पड़ा होता है और वहाँ खेलने वाले बच्चों की उस पर नज़र पड़ती है, तो वो उस पर खेलना शुरू करते हैं, क्योंकि रेत की खूबसूरती ये है तो वो मिट्टी जैसी, लेकिन कपड़े गंदे नहीं करती है। तो कुछ बच्चे उसके ऊपर झांकियाँ सजा देते हैं, कुछ उसके ऊपर भगवान रख देते हैं, कुछ उसके ऊपर घर बना देते हैं।
ये समझ लीजिए कि जोशीमठ की बस्ती है। कुछ बच्चे उस रेत को खोदते हैं और खोद के अंदर अंदर गुफा बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अंदर एक बड़ी गुफा बन जाएगी। फिर कुछ बच्चे घर से मूर्ति उठा लाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यारा सा लगता है वो, तो उसके अंदर एक मूर्ति रख देते हैं, मंदिर बना देते हैं। कुछ बच्चे कुछ और करते हैं, कोई उसमें लाइट लगा देता है, कोई किसी तरह सजा देता है। लेकिन पहाड़ वो रेत का ही है और उसको संभालना बहुत पड़ता है। अगर जरा सा धक्का लगा वो आपका मंदिर धसक जाता है। जरा सा धक्का लगा और आपने जो ईंटें जमाई हैं ऊपर घर वर बनाने में, वो हिल जाती हैं। जोशीमठ एक लंबे समय के विकास के क्रम में एक बड़ी बस्ती बन गया है, बड़ा शहर बन गया है। और ये उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसको आप गेटवे भी कह सकते हैं कि बद्रीनाथ जाना है तो यहीं से यात्रा आगे की शुरू होती है। मैं गया था तो मुझे याद है कि यहाँ से सिंगल सड़क जाती थी, तो जोशीमठ से आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं होती थी। पहले उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो निकल जाएगा, तब आप यहाँ से जाएंगे, वो उधर ऊपर बद्रीनाथ में ट्रैफिक को रोक के रखेंगे। ये व्यवस्था हुआ करती थी, तो लोग जोशीमठ में एक आध घंटा रुकते थे। अब हुआ ये है कि जब ये घर बने तो उन्होंने सीवर लाइन भी बनाई। अब वो सीवर लाइन का जो पानी है वो बेतरतीब तरीके से पहाड़ों के अंदर ही इधर उधर कहीं कहीं जाता रहा। सरकार का कहना है कि ये जो सीवर लाइन है यही सारी मुसीबत की जड़ है। दरअसल इस देश के नागरिक जो है ना, वो सारी मुसीबत की जड़ हैं। उनको सिर्फ 2 घंटे के लिए जागना चाहिए, बाकी सो जाना चाहिए, और वो 2 घंटे वोट डालने वाले। नेता लोगों को इसके अलावा नागरिकों की कोई उपयोगिता दिखती नहीं है। ये बोझ हैं, उनके लिए सिरदर्द हैं, उनके लिए ये मुसीबत हैं। रोज़ नई नई समस्या लेके आते हैं, इनके लिए काम करना पड़ता है। राजकाज से ध्यान निकाल कर इनकी तरफ देखना पड़ता है। इसलिए जहाँ भी कुछ होगा सारा दोष पब्लिक का है, तो पब्लिक का दोष है। उन्होंने वहाँ पे ये बना लिया, वो बना लिया, घर बना लिए, बस गए। तो जब ये बसे तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि रेत के ऊपर इतनी बड़ी बस्ती बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 100 साल पहले भी यहाँ पे इस तरह की थोड़ी बहुत हरकत हो चुकी है। 1976 आता है। 1976 में MC मिश्रा, महेश चंद्र मिश्रा उस वक्त कमिश्नर होते हैं, और इन सारी समस्याओं को देखते हुए कमेटी बनाई जाती है। और वो कमेटी जो थी, MC मिश्रा कमेटी, वो अपनी एक रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट में वो ये कहती है कि यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट, बसाहट और कोई भी विकास का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आऊँगा अभी राष्ट्रीय महत्व कैसे है, अगर होगा तो उस जगह को खतरा है। कौन सुनता है? सत्ता का अहंकार बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर एक पन बिजली परियोजना शुरू होती है, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC कुछ टनल बनाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि पन बिजली कैसे बनती है उनको बता दूं, कुछ बड़ी बड़ी टनल होती हैं। उन टनल के अंदर से पानी बह रहा होता है, उसमें टरबाइन लगी होती हैं, पानी के धक्के से वो घूमती हैं। जब वो घूमती हैं तो जो डायनामो नहीं होता था, जैसे साइकिल में लगता था, लाइट जलती थी, अब पता नहीं कितने लोगों ने वो देखा होगा। आता है एक डायनामो, ऐसे भी आता है। अगर आप कैंपिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाएँ तो ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, उससे बिजली बन जाती है। फिर उस बिजली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कैंपिंग में, अगर कहीं हिमालय पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो उसके बाद में वो उससे बिजली बनती है टरबाइन से। तो ये जो रेत की, जो पूरा रेत का घरौंदा था, इस रेत के पहाड़ पे ऊपर एक बस्ती बसी हुई है, मंदिर है मान लीजिए, या जो पत्थर की बस्ती बसी हुई है, और एक लड़का जो बहुत पावरफुल लड़का है, मदमस्त लड़का है, उसको सब समझाते हैं। क्योंकि ये MC मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, कह रही है भाई छेड़छाड़ मत करना, पहाड़ बहुत खतरनाक है। लिखित में रिकॉर्ड पे है। लेकिन वो लड़का अपनी सत्ता के मद में चूर है, और वो लड़का है सरकार। और सरकार तमाम सारी रिपोर्टों को, एडवाइजेस को एक तरफ फेंक देती है, कहती है होगी तुम्हारी एडवाइस, और वहाँ पे एक टनल बनाना शुरू कर देती है। शहर के नीचे एक टनल बन रहा है, सुरंग।
उस रेत के ढेर पे, जो अब याद कीजिए, वो जो मंदिर बनता था वो टनल बन रहा है, और इसके अंदर एक टनल बनाने के लिए एक मशीन होती है, टनल बोरिंग मशीन, TBM। एक बड़ा सा गोल मंदिर मशीन होती है, वो आगे आगे काटती जाती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ये कोई पत्थर थोड़ी था, कोई दिल्ली मेट्रो थोड़ी बना रहे थे आप। ये रेत के पहाड़ के अंदर आप TBM चला रहे थे। मिश्रा कमेटी ने कहा था कि यहाँ अंदर कोई छेड़छाड़ मत करना, और कोई बड़े बड़े बोल्डर जो रखे हुए हैं वहाँ पे बोल्डर होते हैं, गोल पत्थर होते हैं, बड़े बड़े, 2 मंजिल के मकान के बराबर, 1 मंजिल के मकान के बराबर, 3 मंजिल के मकान के बराबर, इनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इन्होंने क्या किया कि वो टनल बना दिया, और टनल बनाते बनाते वो जो टनल बोरिंग मशीन है वो टनल में फंस गई। जब वो पानी TBM में मशीन फंस गई, और मशीन जब फंस गई तो ना आगे निकल सकती थी ना पीछे जा सकती थी, वो यहीं समाप्त हो गई। तो मशीन जब आगे आगे बनाती हुई चलती है तो पीछे एक मशीन आती है जो कंक्रीट का स्प्रे करती जाती है ऊपर। एक कंक्रीट का अंदर से स्ट्रक्चर बनता जाता है ताकि मिट्टी रेत धसके ना। जब ये मशीन फंस गई, हादसा हो गया, तो वो काम भी अधूरा रह गया। तो जो रेत के अंदर जो आप सुरंग बना रहे हैं, उसको जो मजबूती देने वाला स्ट्रक्चर होता था, वो स्ट्रक्चर भी अधूरा रह गया, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कई जियोलॉजिस्ट सामने आ रहे हैं। जियोलॉजिस्ट होते हैं भूगर्भ विज्ञानी, ऐसे लोग जो ज़मीन के अंदर की हकीकत, मिट्टी का प्रकार, कितनी पोली है, कितनी ठोस है, पत्थर कौन से हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जो टनल बोरिंग मशीन फंसी, उसके कारण पीछे से पानी आके वहाँ पे उस टनल में रुक गया। और पहले तो लोगों ने इसको माना नहीं, सीवर का ही होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अभी अचानक जब तेजी से ये सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ 1 साल के अंदर, सबके कान खड़े हो गए, और वो दरारें बढ़ती जा रही हैं। और वो टनल बोरिंग मशीन वाला जो मामला है NTPC का, उसको सरकार जिम्मेदारी आज भी लेने को तैयार नहीं है। सही बात यह है कि जब सरकार को आगाह किया गया था, कमेटी की रिपोर्ट थी, सब कुछ था, तो भैया एक ऐसी बसाहट में जाके क्यों आप ज़्यादा बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस बसाहट को, जो रेत की बसाहट है, सरल भाषा में। लेकिन मामला सिर्फ रेत की बसाहट का नहीं है भाई साहब। उस रेत की बसाहट में इन्होंने टनल तो बनाया ही बनाया। वो जो मैं सड़क बता रहा हूँ बद्रीनाथ तक जाने वाली, बोले हम सड़क को डबल करेंगे, चौड़ा बनाएंगे। अब पहाड़ एक रेत का पहाड़ है, रेत के पहाड़ को आप ऐसे काट के चौकोर बना रहे हैं एक जगह पे, कोने पे। अब कह रहे हैं इसको डबल करेंगे। तो जब आप, एक बड़ा पहाड़ है, मान लीजिए अगर ये इतनी बड़ी सड़क बनी हुई है, ये छोटा L है, तो ये कम इधर लोड है। अब ये बड़ा वो हो जाएगा, जब आप काटोगे तो उसको चौड़ा करने के लिए ज़्यादा काटना पड़ेगा, तो ये लोड और बड़ा हो गया। अब ये कभी भी धसक सकता है, तो वहाँ पे डबल चौड़ी सड़क बनाई गई। लोग सड़क पे आ गए, विरोध किया, उनको मालूम था, क्योंकि अपने शहर के बारे में दूसरा कोई थोड़ी जान सकता है लोगों से ज़्यादा। तो सरकार ने कहा देखिए, जो परमानेंट हथियार, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, चीन के बॉर्डर तक जाती है ये सड़क, और अगर सड़क को हम डबल नहीं करेंगे तो देश के लिए खतरा हो सकता है। तो लोगों ने ठीक है भैया कर लो, देश के लिए तो जान भी हाजिर है। वो सड़क भी डबल कर दी गई। अब ये हो रहा है कि वो पूरा का पूरा एक चीज़ें मिला के ये रेत का ढेर कब धसकेगा, कब लुढ़केगा, कितनी जानें लेकर जाएगा, कितनी सड़क लेकर जाएगा, ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन होगा, इसका असर नीचे तक कितना होगा, कि वहाँ अलकनंदा नदी भी बहती है बगल में। तो क्या अलकनंदा नदी का प्रवाह रुक जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सामान्य लैंडस्लाइड नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारा वज़न है, पूरी बस्ती का वज़न है। तो ये जाके वहाँ पे अलकनंदा के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। और सब में जो राष्ट्रीय बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कर रहा हूँ कि ये जो सड़क जाती है बद्रीनाथ के लिए, इस सड़क से ही हम सब बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं, और हेमकुंड साहब के दर्शन करने भी यहीं से जाते हैं। अब अगर ये सड़क वहाँ से हट जाती है तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा इस देश के लिए कि हम बद्रीनाथ को और वहाँ से लेके जो चीन का माना बॉर्डर है उसको कैसे जोड़ें, क्योंकि वहाँ से
आने का रास्ता भी एक ही है और जाने का रास्ता भी एक ही है। और चीन आपको मालूम है, जरा सा मौका वो घुस जाता है, जरा सा मौका वो घुस जाता है। और वहाँ बद्रीनाथ से आगे जाके जो माना बॉर्डर है, मतलब वो सड़क जो गई है वो आगे जाके पहले बद्रीनाथ जाती है, उसके बाद और आगे बढ़ जाती है तो वो पहुँच जाती है चीन के बॉर्डर पे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ सड़कें बनाई हुई हैं और सड़कों से आवाजाही हो रही है। लेकिन जब ये सड़क पहाड़ पूरा रेत का धसक जाता है तो एक सड़क संपर्क हमारा उस बॉर्डर से भी टूट जाएगा, बद्रीनाथ यात्रा से टूट जाएगा, चार धाम यात्रा भंग होने लगेगी, हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए भी जाने का रास्ता नहीं बचेगा। मान लिया आप दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की स्थिति हो जाएगी, सुविधा है मान लीजिए, लेकिन आप सैनिक रसद लेके हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। वो जगह ऊंची है, जोशीमठ नीचे है, यानी जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो ज़्यादा बेहतर होने वाली है जो ऊपर रहता है उसकी। बहरहाल ये मामला ऐसा है जिस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन इतना पक्का मान लीजिए कि लंबे समय के लिए एक सरदर्द ये सुरक्षा बलों के लिए हो गया है, क्योंकि उससे जो आमद रफ्त हो रही है उसमें भारी ट्रक भी हैं, सेना के भारी वाहन भी हैं। वो क्या ले जाना चाहेंगे वो हमको तो बताएंगे नहीं, आपको तो बताएंगे नहीं, और अब जाहिर बात है कि जब वहाँ से जाएंगे तो सोचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा कट जाएगा। अब इसका जो रेमेडी खोजी जा रही है, रेमेडी ये खोजी जा रही है, पहले तो मुख्यमंत्री जी धामी साहब जो हैं उन्होंने कह दिया कि 6 महीने काम किराया देंगे लोगों को, जहाँ चाहें शिफ्ट हो जाएं, हम आराम से बैठे हैं सचिवालय में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय, हमको डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर लोगों ने कहा होगा सर मामला बड़ा है, डिस्टर्ब तो आपको होना ही पड़ेगा। तो अब वो कह रहे हैं ठीक है भाई निकालो हेलीकॉप्टर, जाता हूँ देख के आता हूँ। तो जाने से पहले जाऊँगा तो पब्लिक कुछ बोलेगी, इसलिए पब्लिक कुछ बोले उससे पहले पब्लिक के लिए कुछ कह देते हैं। तो कह दिया देखो जी सबको हम सुरक्षित जगहों पे पुनर्वास करेंगे, टेंट लगाएंगे और वहाँ बसाएंगे, उसके बाद इसका सर्वे होगा। अरे भाई कितना सर्वे करोगे यार, सर्वे पे सर्वे करते आ रहे हो। 7 फरवरी 2021 में ऋषिगंगा आपदा हुई थी, वहाँ पे भी इसी तरह से बहुत तगड़ी वाली लैंडस्लाइड वगैरह हुए थे। उसके बाद भी बहुत सारी जांच पड़ताल हुई, तो समान स्थिति तो यहाँ की है। और ये मसला केवल एक, अगर आपको लग रहा है कि केवल एक जगह का है जिसको आप कह रहे हैं कि जोशीमठ का है, तो आप गलत सोच रहे हैं। जोशीमठ जैसी स्थितियां पूरे उत्तराखंड में कई जगह पे हैं। दुर्भाग्य से ये एक ऐसे मुकाम पे मामला आके खड़ा हो गया जहां पे विकास बनाम प्रकृति, इनका युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में आम आदमी फंस गया है। जो भी है प्रकृति से पंगा लेकर विकास नहीं कर सकते, प्रकृति का ख्याल लेकर आपको विकास करना पड़ेगा। और सरकारों को अपने रवैये को थोड़ा सा उदार बनाना पड़ेगा कि भैया आप कम से कम सबको सुख सब कुछ ना कुछ समझो। जो एक्सपर्ट है जिसने जांच की उसकी बात भी सुन लो, एक्सपर्ट की बात नहीं मानोगे तो नोटबंदी जैसा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नॉकिंग न्यूज़ को 1 मिलियन पहुँचाना है, उसके लिंक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।